मतदाता अधिकार यात्रा पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, यह केवल एक यात्रा नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा की पुकार है। हमारे नेता राहुल गांधी सच्चे और ईमानदार व्यक्तित्व के प्रतीक हैं जो आम आदमी की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। यह आंदोलन हर उस नागरिक की ताकत को याद दिलाता है जो अपने वोट से परिवर्तन ला सकता है। वोट ही जनता का सबसे बड़ा हथियार है। यही अधिकार हमें समानता, न्याय और स्वतंत्रता देता है। आइए मिलकर संकल्प लें कि अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। ये देखिए, ये एक आम जनमानस का जो भाव है वो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ खड़ा हो रहा है। कोई तो सच्चा आदमी है जो आम जनता की बात उठा रहा है, मत की बात कर रहा है कि आपका सबसे बड़ी ताकत क्या है? मत है। जब आप मत ही नहीं दे पाओगे, आपके पास वोट देने का अधिकार ही काट दिया जाएगा, आपको अलग कर दिया जाएगा समाज से, तो आप किस लायक रह जाएंगे? सबसे बड़ी ताकत तो एक आम आदमी की वही, चाहे रिक्शा चला रहा हो, चाहे ठेला वाला हो, चाहे एक आम घर में काम करने वाली महिला हो, चाहे कोई भी हो, आप हो, हम हो, सब एक मत का अधिकार है। चाहे मोदी जी हों, चाहे अंबानी जी हों, सबका एक मत है। और उसी को काट दे रहे हो आम हर गरीब आदमी, साधारण आदमी जो गांव में पैदा हुआ बेचारा। आज सारे लोगों का पूरा वो समर्थन हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। और लाखों की संख्या में और हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश से हमारे साथ लोग गए थे। हजारों गाड़ियाँ थी और हजारों लोग यहाँ से पहुँचे थे। कम से कम 10,000 लोग बनारस से और अगल बगल पूरे प्रदेश के गए थे। मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से हम सब लोग अपने नेता राहुल जी के साथ खड़े हैं और दमकर लड़ेंगे। और निश्चित तौर से ये अत्याचार, अन्याय जो हो रहा है SIR के माध्यम से और फर्जी जो वोट डालकर जो चुनाव जीते ये लोग, उसका हम जम सड़क उतर कर लोग विरोध कर रहे हैं। एनडीए द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करने पर भाजपा के राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के नेतृत्व में उन्हें बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से चुना गया। राधाकृष्णन जी का सार्वजनिक जीवन अनुकरणीय रहा है। वे 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं और उनका अनुभव, निष्ठा और समर्पण उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त बनाता है। हमें विश्वास है कि उनके नेतृत्व में संविधान की गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूती मिलेगी। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में जो संसदीय बोर्ड सदस्य का जो बैठक हुआ, सर्वसम्मति से हमारे दक्षिण से आए हुए हमारे बहुत अनुभवी है और 4 राज्यों का राज्यपाल भी था और वो आज OBC समाज के भी है। इसीलिए आज एनडीए पूरे हमारे बाकी दल भी उनका समर्थन की है, इसलिए उनका घोषणा हुआ। हम चाहते हैं कि विपक्ष भी जो बार बार OBC समाज के बारे में या दक्षिण के बारे में जो मुद्दा उठाते हैं, तो उन्हें भी हम अनुरोध करते हैं कि निर्विवाद आज हमारे जो आज घोषणा हुआ उनका समर्थन करके, ये संवैधानिक पद है, राजनीति से हटकर सभी लोग आके समर्थन करना उचित रहेगा। आज हमारे जो आज घोषणा हुआ, सभी उनका स्वागत कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मतदाता अधिकार यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये यात्रा केवल देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब चुनाव आयोग ने साफ तौर पर 7 दिनों के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था, तब तक क्यों पालन नहीं किया गया। उन्होंने विपक्ष से पूछा कि अब तक कितने गलत नाम वास्तव में पाए गए और चुनाव आयोग को सौंपे गए। गिरिराज सिंह ने कहा कि जनता को भ्रमित करने से सच्चाई नहीं बदलेगी और लोकतंत्र में पारदर्शिता ही सर्वोच्च है। जिस तरह से देश को गुमराह करने के लिए बिहार के धरती से यात्रा शुरू करने कल से करने की क्या कर चुके, चुनाव आयोग ने उन्हें 7 दिनों के अंदर हल्फनामा दायर करने की बात कहा, नहीं तो लोगों से माफी मांगनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, आज 18 तारीख है, आप कितने लोगों का नाम गलत था उसकी सूची चुनाव आयोग को दिए
कितने लोगों का नाम छूट गया वो उसकी सूची आपने दी। भ्रम फैलाने से कुछ नहीं होगा। महाराष्ट्र में एनडीए द्वारा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर एनसीपी-एसपी विधायक रोहित पवार ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन आरएसएस और भाजपा के बेहद करीबी माने जाते हैं और संभवतः उन्हें महाराष्ट्र में किसी भी प्रकार की अशांति को नियंत्रित करने के लिए तैनात किया गया था। अब उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है, इसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि मौजूदा उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के साथ क्या हुआ, इस पर भी गौर किया जाना आवश्यक है। कृष्ण जी का जो नाम आ रहा है तो उसे यही पता चल रहा है वो आरएसएस और बीजेपी के बहुत क्लोज है और महाराष्ट्र में उनको जानबूझ के भेजा गया था जी। महाराष्ट्र में जो गड़बड़ हो रही थी या होने वाली थी उसको रुकाने के लिए या कंट्रोल लाने के लिए उनको यहाँ पे भेजा था, ऐसे हम कह सकते हैं। अभी उनको उपराष्ट्रपति वहाँ पे बनाया जा रहा है, उनका अभिनंदन हम सब करते हैं। लेकिन धनखड़ साहब का क्या हुआ वो भी उन्होंने देखना चाहिए, क्योंकि धनखड़ साहब ने क्या किया था, तो उन्होंने जो विरोधी पक्ष है उनका एक प्रस्ताव आया था, सरकार को न पूछते उन्होंने वो सरकार स्वीकारा था। अगर आप देखो तो जो राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, वो सबके होते हैं, विरोधी पक्ष के भी होते हैं या सत्ताधारी के भी होते हैं। लेकिन जो सत्ताधारी है उनको ऐसा लगता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति उनकी कठपुतलियां है। अभी ये जो नए सीपी राधाकृष्णन जी है वो अभी उनको वहाँ पे उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा है, तो शायद बीजेपी को ऐसे लग रहा है कि वो उनका सुनेंगे, ऐसे हो भी सकता है। लेकिन जब धनखड़ साहब बाहर आएंगे, अभी वो कहाँ पे वो देखने की जरूरत है, जब बाहर आएंगे तब वो क्या स्टेटमेंट देते हैं वो भी देखने की जरूरत है। एनडीए द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर जदयू सांसद दिलेश्वर कामत ने कहा कि राधाकृष्णन एक बेहद योग्य और अनुभवी व्यक्ति हैं। उन्होंने बताया कि वे झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। कामत ने कहा कि एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए एक योग्य उम्मीदवार को आगे बढ़ाया है और हमें विश्वास है कि उनके अनुभव और कार्यशैली से देश को लाभ मिलेगा। देखिए, सीपी राधाकृष्णन जी जो हैं वो बहुत योग्य आदमी है और झारखंड में भी वो राज्यपाल रह चुके हैं, अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। पहले वे वो जो साउथ में भी वे अध्यक्ष का हैं, जनता दल इसका आपका बीजेपी का अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इस तरह एक योग्य व्यक्ति हम लोगों को मिल रहा है। पहले ही हम लोगों ने कह दिया था जो माननीय मंत्री नोएडा साहब और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जिनका नाम नॉमिनेट करेंगे, हम लोगों ने उनको ऑथराइज कर दिया था और उन्होंने नाम जो किया है एक योग्य व्यक्ति है। सीपी राधाकृष्णन जी एक योग्य व्यक्ति हैं और वह अनुभवी व्यक्ति है, इसलिए उनके वो आ जाने से हमारा तो दोनों सदनों में बहुमत है, एनडीए का बहुमत दोनों सदनों में है, इसलिए जीत सुनिश्चित है। इसलिए एक योग्य व्यक्ति अभी राष्ट्र की सेवा करेंगे, देश को उसके अनुभव का फायदा उठेगा, इसके लिए हम लोग स्वागत करते हैं। और हम सभी एनडीए गठबंधन मिल करके एक साथ वोट दे करके बहुत वोट से उनको जिताएंगे। और अगर बुद्धि हो आपको विरोधियों में तो अपना दूसरा कैंडिडेट नहीं करके उनको समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अनुभवी हैं उपराष्ट्रपति आ रहे हैं जो देश के लिए गौरव की बात होगी और हम सारे लोगों के लिए गौरव की बात होगी, इसलिए उन लोगों को भी चाहिए समर्थन करता। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हमें अपने सवालों के कोई ठोस जवाब नहीं मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग केवल एक स्क्रिप्ट पढ़ रहा था जो भाजपा कार्यालय से तैयार की गई प्रतीत हो रही थी और जिसका उद्देश्य विपक्ष को निशाना बनाना था। चतुर्वेदी ने कहा कि आज ये साफ हो गया है कि चुनाव आयोग अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है और भाजपा इसे विपक्ष पर हमला करने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। नहीं, उसका उत्तर नहीं मिला। एक स्क्रिप्ट पढ़ी गई जो स्क्रिप्ट ड्राफ्ट की थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से विपक्ष को अक्यूज करने के लिए। आज इलेक्शन कमीशन इस तरीके से अपने कंधे का मैं कहती हूँ गैर व्यापार करना जो होता है, भारतीय जनता पार्टी अपने उनके कंधे से जो बंदूक विपक्ष पे चला रही है वो साबित हो गया। जो सवाल हमारे मन में थे, जो इलेक्ट्रल रोल्स के माध्यम से हम देख रहे हैं कि डुप्लीकेशन है, फेक वोटर्स हैं, साथ में फेक एड्रेसेस हैं, फेक माता पिता के नाम हैं, मल्टीपल एपिक आईडीज हैं, उसका जवाब तो हमें मिला नहीं, बल्कि उसको डिफेंड करने के लिए
पूरे इलेक्ट्रल प्रोसेस को अंडरमाइन करने के लिए अपना तर्क दिया गया। साथ ही साथ जो उन्होंने कहा कि माँ बेटियों को की CCTV फुटेज वो वोट करने आती हैं कैसे दी जाती है, कितना शर्मनाक बयान है। माँ बेटियां जानती हैं कि जब वो वोट करने जा रही हैं वो एक पब्लिक एक्सरसाइज में हिस्सा लेने जा रही हैं और उसकी CCTV फुटेज होती है, तो उनके कंधे पे अपना बंदूक रखकर चलाना और महिलाओं की आड़ में CCTV फुटेज को छुपाना, ये कहाँ तक लाजमी है। फिर कहा कि प्रिवेसी का हनन होता है। क्या प्रिवेसी का हनन? जब आप आधार कार्ड को इलेक्ट्रल कार्ड से जोड़ने को तैयार थे तब प्रिवेसी का हनन नहीं होता है। सब जानते हैं ये पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं, सब जानते हैं इलेक्ट्रल रोल्स पब्लिक रिकॉर्ड बनते हैं, तो इसमें कोई प्रिवेसी का हनन नहीं होता है। और जो आए दिन हमारे जो साइबर थ्रेट्स में हमारे लीक हो जाता है, डेटा लीक्स होता है, उसका क्या? साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि संविधान कमजोर होता है। संविधान कमजोर करने में सबसे बड़ा योगदान रहा है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रहा है। जिस तरीके से वोटर मैनिपुलेशन हो रहा है, डिसइनफ्रेंचाइजमेंट हो रहा है, ये पूरा SIR एक्सरसाइज किया जा रहा है इलेक्शन जब इतना सामने है बिहार को लेकर, और जो तर्क दिए जा रहे हैं वो क्लियरली दिख रहा था कि एक स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही है और स्क्रिप्ट के अनुसार वो चल रहे हैं। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने NDA द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं आपके माध्यम से उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि वो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, इनकी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष। इस पद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखना बेहद आवश्यक है। हम यही अपेक्षा करते हैं कि वो संविधान की मर्यादा और लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करते हुए सभी दलों के साथ समान व्यवहार करेंगे और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। मैं सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और ये अपेक्षा करता हूं कि जो जितने सेकंड जो सर्वोच्च पद है, अगर वो निर्वाचित इसमें होते हैं तो उसकी एक गरिमा है। वो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, ना कि भारतीय जनता पार्टी के उपराष्ट्रपति होंगे। और ये इसलिए मैंने कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए और एक उस पद की गरिमा के लिए हम यही अपेक्षा करते हैं कि वो उन परंपराओं को निभाएं, उनकी गरिमा जो है उन परंपराओं को निभाएं, साथ ही साथ लोकतांत्रिक पद्धतियों को निभाएं, ना कि धनखड़ जी की तरह वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम किए, बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के शिकार हो गए। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने कहा कि इस तरह के जो पद होते हैं उसमें पूरी निष्पक्षता होनी चाहिए और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने NDA द्वारा CP राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, राधाकृष्णन पहले झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि नामांकन स्वीकार करने से पहले वे मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलें और उनके अनुभव से सीख लें। सत्यपाल मलिक जी का भी यही हश्र हुआ था, जिन्हें तब मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब उन्होंने पार्टी के एजेंडे के अनुसार काम करना बंद कर दिया। ऐसे संवैधानिक पद पर बैठने वाले व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वो निष्पक्ष रहकर संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करें। राधाकृष्णन जी झारखंड के गवर्नर रह चुके हैं और मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, समझता हूं। लेकिन एक आग्रह और उनको सुझाव देना चाहूंगा आग्रह के साथ कि एक बार आदरणीय जगदीप धनखड़ साहब से उनको मिल लेना चाहिए और वस्तु स्थिति का पता कर लेना चाहिए कि किस हालात में है, वो बीमार हैं, स्वस्थ हैं, कहां हैं, तो उससे उनको अपना आकलन करने में सुविधा होगी। मैं एक शुभचिंतक होने के नाते सलाह ही दे सकता हूं, क्योंकि सत्यपाल मलिक जी का जो हाल हुआ, बतौर गवर्नर उन्होंने भी काम किया था और जब तक वो एक लाइन पर चलते रहे तब तक सब कुछ ठीक रहा, जब तक एजेंडे पे काम करते रहे तब तक सब ठीक रहा, और जैसे ही उन्होंने अपना स्पाइनल कॉर्ड को सीधा किया मुसीबत आन पड़ी। तो इसलिए चूंकि उपराष्ट्रपति पद एक गरिमामय पद है और उस पद की गरिमा को डॉक्टर CP राधाकृष्णन कैसे बना के रख पाएंगे, उस लिहाज से उनको सोचना चाहिए और उस पर निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, NDA ने उनको उम्मीदवार बनाया है, उन्होंने उसका स्वागत भी किया है। जब भी कोई बनता है तो लोग स्वागत करते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि एक बार पुनः उनको अपने इस जो नामांकन हुआ है उसके लिए उनको विचार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने NDA द्वारा CP राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर कहा, मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं।
महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र और जन कल्याण के कार्यों के लिए समर्पित कर दिया है। उनके अनुभव, सेवा भावना और देश के प्रति समर्पण से उपराष्ट्रपति पद की गरिमा और भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के इस निर्णय का हर वर्ग स्वागत कर रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि राधाकृष्णन जी का कार्यकाल ऐतिहासिक और प्रेरणादायी होगा। देखिए, महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया गया है। मैं सबसे पहले तो उन्हें बधाई देता हूं, और वह एक बहुत ही योग्य सांसद के रूप में, राज्यपाल के रूप में, और पूरी उनकी जीवन यात्रा समाज के लिए, देश के लिए समर्पित रही है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में माननीय श्री जेपी नड्डा जी और संसदीय बोर्ड माननीय राजनाथ सिंह जी सहित सब लोग बैठ करके यह निर्णय लिए हैं, और यह बहुत ही उपयुक्त निर्णय है। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और हमें पूरा विश्वास है कि विपक्ष भी कोई प्रत्याशी ला करके कोई विवाद खड़ा करने की जगह वह पिछड़े वर्ग से आते हैं, तमिलनाडु से, दक्षिण भारत से हैं, और उनका उपराष्ट्रपति बनने का मतलब है देश एक भारत श्रेष्ठ भारत की और एक जो ताकत है और वो मजबूत होगी। दिल्ली में आप नेता संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 105 सरकारी स्कूल बंद करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही याचिका को लेकर कहा, उत्तर प्रदेश में स्कूलों के बंद होने से लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है और बड़ी संख्या में बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। हमने इस मुद्दे को सड़कों पर और संसद में उठाया और अब न्यायपालिका के सामने भी रखा। आज सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जी ने मेरी याचिका में दलील दी कि ये मामला बच्चों के भविष्य से जुड़ा है और इस पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हमें हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया और साथ ही कहा कि हाईकोर्ट इस मामले की शीघ्र सुनवाई करे, क्योंकि ये हजारों बच्चों के अधिकार और भविष्य से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद होने की वजह से लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में है। भारी संख्या में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई छूट गई है। उनके पिता मजदूरी करते हैं, गांव के गरीब लोग हैं, उनके पास शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का पैसा नहीं है। और इसकी लड़ाई सड़क पे भी हमने लड़ी, देश की संसद में भी ये मामला उठाया, और आज प्रख्यात अधिवक्ता कपिल सिब्बल जी ने सुप्रीम कोर्ट में मेरी याचिका पर बहस करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है और इस पर तीव्रता से सुनवाई की जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया है कि आप हाई कोर्ट जाइए, और हाई कोर्ट से ये कहा है कि क्योंकि ये हजारों बच्चों के जीवन से, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, उनकी शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हाई कोर्ट इस मामले को शीघ्र सुनवाई करके इसमें अपना फैसला दे। तो हम लोग अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार हाई कोर्ट जाएंगे और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि बच्चों को न्यायालय से न्याय मिलना चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।